गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सब बढ़िया होंगे? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई पढ़ाई चल रहा है? पहला क्लास कैसा था? ठीक ठाक था ना? तो नेक्स्ट क्लास भी अच्छा रखेंगे। चलो, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हिसाब से हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था कि आपका प्रॉफिट का जो डैमेज होता है तो लॉस हो जाता है उस टाइम पे स्टॉक का। फायर लगा है बिजनेस में, मान लो यहाँ पे आपका फायर लगा है। मान लो ये पे बिजनेस पे आपका फायर लगा है। मैं जहाँ सर्कल कलर देखिए कि यहाँ पे आपका बिजनेस में फायर लगा है, तो यहाँ कभी तो स्टॉक जो पड़ा होगा बिजनेस में वो तो डैमेज ही होगा। उसका कोई मतलब नहीं कि नहीं वो डैमेज नहीं होगा। वो स्टॉक जहां था वो आज में तो जरूर कुछ डैमेज करेगा, बिल्कुल करेगा। मगर हमारे क्या आपके आगे से बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पकड़ डालेगा? वो जो फायर हो गया, आप सोचेगा बिल्कुल डालेगा, क्यों नहीं डालेगा? डालेगा जरूर। मेरे बिजनेस में एसेट पड़ा होगा तो एसेट में कुछ तो डैमेज होगा, हुआ। मैं प्रोडक्शन के थोड़ा अंपर हो जाएगा मेरा बिजनेस में। इम्पैक्ट क्या एक बार आग लग गया फिर उसके बाद वो बिजनेस में इम्पैक्ट कंटिन्यू करेगा? नहीं नहीं, कंटिन्यू नहीं करेगा। कुछ टाइम तक चलेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ना मैं तेरे पूरा का पूरा मेरा बिजनेस तो गया नहीं होगा, तो थोड़ा रिकवरी करने के लिए टाइम लगेगा। फिर वो टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे पुराने बिजनेस था फिर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे क्यों होता है कि कुछ एसेट का डैमेज हो गया होगा, ऐसे ही होता है कि एसेट का डैमेज तो हो गया होगा, ये पहली रीजन है। सेकंड भी एक कस्टमर के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है कि अच्छा उसका यार लगा है तो कुछ हो सकता है कि वो डुप्लीकेट या कुछ डैमेज प्रोडक्ट हमको सेल न कर दे, तो इसी हिसाब से भी थोड़ा डैमेज होगा। मान लो हमारे ये जो पिक्चर में दिखाया है कि ये जो पीरियड है ना आपका डैमेज हो जाता है कि आपका 2 फरवरी को आग लगा है, ठीक है। फिर आपके 19 अक्टूबर तक आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पका है, इम्पैक्ट डाला है। इम्पैक्ट डालने के बाद यहां से आपका बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाता है। 19 से आपका बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक। तो ये जो पीरियड है इसमें तो लॉस हुआ है हमारा प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट को क्या हम इंश्योरेंस कर सकते हैं? जो जितना प्रॉफिट हमारा लॉस किए तो इसके लिए भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं कंपनी से? अच्छा, इसके लिए भी हो सकता है इंश्योरेंस? ये बिल्कुल हो सकता है। इस इंश्योरेंस को हम बोलते हैं कि कंसिक्वेंशियल लॉस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अच्छा, वो कैसे डिसाइड करता है? कोई बात नहीं, मैं एक एक के बाद वो डिस्कस पूरा का पूरा टॉपिक में ले जाऊंगा। मगर इसके लिए इंश्योरेंस होता है, ये प्रॉफिट को आप क्लेम कर सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी इसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे ये जो पीरियड का जो लॉस हुआ है आपका, ये जो पीरियड में लॉस हुआ है आपका, बिजनेस अफेक्टेड हुआ है, इंपैक्ट किया है, इस पीरियड को हम बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड में जो लॉस हुआ है वो लॉस के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो ये इंडेमनिटी पीरियड आपको लॉस के पॉलिसी हिसाब से, आपके इंडेमनिटी पीरियड के हिसाब से आपका पॉलिसी डिसाइड करोगे, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड जितना अमाउंट आपका लॉस हुआ है उस टाइम का सेल का, तो वो कैसे मालूम करेंगे सेल कितना हुआ था कितना नहीं हुआ? ये सारे के सारे हम आगे आगे जब चलेंगे तो उसके टाइम पर हम इस सब बात डिस्कस करके करेंगे एक एक के लिए। कि अभी के लिए समझो, इसके लिए भी आप इंश्योरेंस कर सकते हो और इंश्योरेंस मिलता है मार्केट में। आपका कितना पीरियड का इंडेमनिटी पीरियड होता है, कितने पीरियड में आप रिकवरी कर सकते हो, इसके हिसाब से आपका पॉलिसी अमाउंट डिसाइड होता है। अच्छा, ये इस लॉस में, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो मेरा क्या क्या कवर होता है इंश्योरेंस में? अच्छा, क्या होता है? एक तो पहले आपका ये जो इंश्योरेंस है ये कवर करता है लॉस ऑफ आपका नेट प्रॉफिट। जितना आपका नेट प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, क्या है इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस? वो थोड़ा भी मुझे इसे होल्ड करता हूं कि ऐसे मान लो कुछ जो खर्चा
किए थे वो खर्चा में आपको अलाउ हो जाता है, जो एक्सपेंसेस अलाउ हो जाता है। मोटा मोटे हम बोल सकते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट में अगर मैं खर्चा ऐड कर दूं, ये वाला एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर लूं, मोटा मोटी बोल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब आपका नेट प्रॉफिट उसके साथ एक कुछ एक्सपेंडिचर, ठीक, कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हम उसे क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ भी हम जो इंश्योरेंस करते हैं, सेकंड में हम कवर करते हैं कि जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ सेल करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है तो हम कवर कर सकते हैं, उसको भी इंश्योरेंस के पार्ट में कवर हो सकता है, ठीक। तो एक एक पार्ट के लिए पार्ट ए में हम देखेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट जो होता है प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, उससे कैसे क्लेम करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कितना हमारा लॉस हुआ है, वो पहले पार्ट में देखेंगे। फिर सेकंड में हम डिसाइड करेंगे कि लॉस ऑफ जो कॉस्ट हमारा ज्यादा इंक्रीज किए क्यों करते हैं, वो बाद में क्यों करते हैं, और इंक्रीज जो हो जाता है एक्सपेंडिचर में, वर्किंग कैपिटल में, अगर वर्किंग कॉस्ट कुछ बढ़ गया है उसको भी हम वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो इंश्योरेंस के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक, जो प्रीमिसेस में बिजनेस आप कर रहे थे वो बिजनेस भी डैमेज, प्रीमिसेस डैमेज होनी चाहिए। आप जो बिजनेस में ऐसे कैसे हो गया कि आप जो बिजनेस में प्रीमिसेस में करते हो वो बिजनेस प्रीमिसेस का इंश्योरेंस अंदर की चीज डैमेज हो गया, मगर बाहर प्रीमिसेस सही मत सलामत है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो प्रीमिसेस भी डैमेज होनी चाहिए। सेकंड, वो प्रीमिसेस का भी आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। The insured premises or property therein are destroyed or damaged by the period defined by the policy, and the insured business carried on the premises is interrupted or interrupted with a result of such damage. पॉलिसी में मेंशन चाहिए, वो पॉलिसी जिस बिजनेस में आप बिजनेस कर रही हो वो पॉलिसी में मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रीमिसेस वो भी कुछ डैमेज हो सकती है। अभी चलते हैं कुछ डेफिनेशन के ऊपर, ज्यादा तो आप आ गया इंडेफिनिट पीरियड, ये सब कुछ डेफिनेशन जानते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम पार्ट में लॉस ऑफ प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस हम कैसे रिकवरी करते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन के लिए हम आते हैं कि एक बात देखो कि यहाँ पे आपका एक टाइमलाइन हम खींच देते हैं कि आपका डेट ऑफ फायर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहले से मालूम हो गया कि आपका मालूम हो गया कि आपका इंश्योर ये जो डैमेज हुआ है यहां से यहां तक पीरियड को हम इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। मतलब जिस पीरियड में डैमेज होने के बाद आपका फायर जब लगा बिजनेस में, उस दिन से आपका जब तक बिजनेस अफेक्ट करता है फिर उसके बाद नॉर्मलाइज होता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं कि इंडेमनिटी पीरियड। इस पीरियड के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं कि प्रॉफिट के इंश्योरेंस के लिए, ये तो मालूम चल गया। अभी हम देखते हैं कि जब डेट में फायरिंग हुआ और उससे ठीक यहां से पीछे पीछे पीछे, माने यहां से आपका फायरिंग हुआ है, यहां से पीछे 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 पीछे, कितने पीछे, 12 महीना तक, आपके 12 महीना तक पीछे को हम जो पीरियड को जो टर्नओवर आता है, इस पीरियड की टर्नओवर को हम बोलते हैं कि एनुअल टर्नओवर, ठीक है। ये पीरियड वाला टर्नओवर को हम बोलते हैं, उसके नाम देते हैं कि इस पीरियड का एनुअल टर्नओवर है। कहाँ एनुअल टर्नओवर हो गया, आपका डेज से डैमेज से आपका बिजनेस, जब डैमेज से आपका पीछे से 12 मंथ का, ठीक, इमीडिएट डैमेज से 12 मंथ का, उस बोलते हैं हमको एनुअल टर्नओवर। देन उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर पीरियड कहाँ के, वो बोले परफेक्ट आपका जो करस्पॉन्डिंग पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब यहां से जो पीरियड होता है 15 फरवरी 2020 से लेकर 14 अगस्त 2020 तक जो पीरियड होता है, उसका एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग जो पीरियड होता है कि 15 फरवरी 2019 से 14 अगस्त 2009 तक, मतलब आपके एनुअल टर्नओवर जहां से शुरू होता है एनुअल
पीरियड का आपका वहां से लेकर आपका जब तक डेट फायर हुआ है पिछले साल का उस पीरियड का एकदम का आपका मिरर पीरियड होता है, मिरर इफेक्ट होता है, उस पीरियड का पीरियड का टर्नओवर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर, मतलब करस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड, उसको हम नाम देते हैं कि स्टैंडर्ड टर्नओवर, उस पीरियड का जो टर्नओवर होता है, एनुअल टर्नओवर, करस्पॉन्डिंग पीरियड। फिर उसके बाद आपके आ गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या है लास्ट फाइनेंशियल ईयर? आपका डेट लगा है फायर, कब डेट को 15 फरवरी को आपको बिजनेस में फायर लगा है, ठीक है। तो 15 फरवरी को अगर हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज तो कब करते हैं? 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ है, मगर फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा कि 31 मार्च को। तो वो बोलता है कि आपका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो मतलब कहाँ क्लोज हुआ था? आपका लास्ट क्लोज हुआ था 31 मार्च 2019 को। कहाँ शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2018 से। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2009 तक ये जो पीरियड आपका इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का को क्यों इम्पैक्ट चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हिसाब से हम एक एक के बाद लेंगे टॉपिक के पार्ट में। अभी देखते हैं कि और आपको समझ में आ गया, इसमें ज्यादा डेफिनेशन में ध्यान दो क्योंकि इस पीरियड चाहिए। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपका इंडेमनिटी पीरियड हो गया कहां से? आपका डेट ऑफ डैमेज से लेकर आपका जब तक बिजनेस आपका अफेक्ट करेगा वो फायर की वजह से। एनुअल टर्नओवर कहां हो गया? आपका ठीक डेट ऑफ फायर से पीछे का 12 मंथ का, आपका पीछे 12 मंथ का डेट ऑफ फायर हो गया, उसको बोलते हैं कि हम एनुअल टर्नओवर। ये पीरियड 12 मंथ का पीरियड को हम बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। और स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका हो गया इंडेमनिटी पीरियड की करस्पॉन्डिंग पीरियड, पिछले साल की उस करस्पॉन्डिंग पीरियड। अच्छा, क्यों हम पकड़ते हैं कि उसकी पीछे का पीरियड? देखिए आपका बिजनेस में कुछ सीजनल पीरियड इफेक्ट होता है कि मैं बोलूंगा अगर मैं लॉस निकालूंगा कि इतना यहाँ पे कितना मेरा लॉस हुआ है, यहाँ पे कितना मेरा एक्चुअली सेल हुआ है, वो तो पहले बता दो। अच्छा 20,000 सेल हुआ है, ये एक्चुअल सेल आपका हुआ है इस पीरियड में, इंडेमनिटी पीरियड में। मगर मैं बोलूंगा कि यहां से डेट ऑफ फायर से ये किस महीने का है? फरवरी से लेकर आपका फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 15 अगस्त, हाफ अगस्त तक आपका ये जो बिजनेस हुआ है, हाफ फरवरी से हाफ बिजनेस को, ये वाला पीरियड को हम इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। तो इस पीरियड में आपका एक्चुअल टर्नओवर हुआ है 20,000 रुपीज का, ठीक। मगर मैं स्टैंडर्ड टर्नओवर देखूंगा तो इस पीरियड को नहीं देखेंगे, फिर मैं देखूंगा कि नहीं आपका एनुअल टर्नओवर इतना है, एक काम करो ना उसके डिवाइड कर दो 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दो या डिवाइडेड बाय 6 का जो 12 करके मल्टीप्लाई कर दो 6 12 मंथ का। नहीं, आपका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है कि आपका सितंबर महीने का टर्नओवर सितंबर महीने से, अगर आपका एक होटल इंडस्ट्री है उसका पीक सीजन होता है कहाँ पे? आपका दिसंबर महीना में, दिसंबर जनवरी तक ज्यादा टर्नओवर होता है। तो अगर दिसंबर में आग लगा है तो दिसंबर का टर्नओवर में पिछले साल के दिसंबर से मैच करूंगा ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टर्नओवर लेते हैं कि स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका कितना है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका हो गया, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर को हम कंपेयर कर लेते हैं किसके ऊपर? आपके एक्चुअल टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, आपका जो एक्चुअल टर्नओवर हुआ है उस पीरियड से हम निकल के दे देते कि एक्चुअल पीरियड में टर्नओवर 20,000 था, आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर उस महीने का मिला कि कितना आपका 2,40,000 है, ठीक। तो 2,40,000 से 20,000 जानने से आपका शॉर्ट सेल कितना हो गया? 2,20,000। तो ये आपका शॉर्ट सेल हो गया। आ गया समझना? मुझे लगता है कि आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई मतलब नहीं, आपका शॉर्ट सेलिंग हो गया, शॉर्ट सेलिंग हो गया कितने का? 2,20,000 का। अभी हम उसके ऊपर नेट प्रॉफिट चाहिए और उसके ऊपर क्या चाहिए? उसको एक्सपेंडिचर चाहिए, तो दोनों को मिला देने से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसके ऊपर कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ही आपका नेट प्रॉफिट है प्लस कुछ एक्सपेंडिचर उसके ऊपर, पीएल का एक्सपेंडिचर होता है।
तो उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट जितना लॉस हुआ है उतना लॉस हमको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। मगर वो पूरा देगा या नहीं देगा, एवरेज क्लॉज जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक पे अप्लाई होता है, यहाँ पे होता है या नहीं, वो आगे चलते हैं देखते हैं। फिर आगे आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर की अबनॉर्मल, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में हम अबनॉर्मल आइटम एडजस्ट करते थे, यहाँ पे भी क्या एडजस्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर यहाँ पे आप एक साल पीछे का टर्नओवर आप चेक कर रहे हैं, मगर आपका टर्नओवर तो इसके साथ कंपेयर करोगे ना। अगर हमारे पास आग नहीं लगता था तो ये ट्रेंड के हिसाब से मतलब हमारा टर्नओवर हर साल 5% ग्रोथ करता, तो ये वाला स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका तो ग्रोथ करके 5% यहाँ पे 2,40,000 के जगह पर आपके 2,60,000 हो सकता है। अगर 5% डाला हुए तो 2,60,000 हो सकता है। तो इसलिए हमको एडजस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अभी एनुअल टर्नओवर के एडजस्ट क्या करने चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनुअल टर्नओवर आपके इस जो पीरियड का शॉर्ट सेल निकालोगे, शॉर्ट सेल के ऊपर तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, और ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो शॉर्ट सेल के एनुअल टर्नओवर के साथ कंपेयर करोगे तो उसके ऊपर भी ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालोगे। तो इस पीरियड के लिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको एनुअल टर्नओवर भी सही होनी चाहिए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर आप कवर करोगे। एनुअल टर्नओवर आपको क्यों चाहिए? कि आके एवरेज क्लॉज यूज करने के लिए और एक एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए। अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर रही हो, जो वर्किंग इंक्रीज कर रही हो, इसके ऊपर हम इंश्योरेंस लेंगे, तो इसी हिसाब से एनुअल टर्नओवर को भी एडजस्ट करके यहाँ से लाना पड़ेगा, तो वो कंपेरेबल हो सकता है। अभी के लिए हम चलते एक एक के लिए हम देखेंगे। अभी चलते हैं कि इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में आपका डाउट था ज्यादा, तो हम देखते हैं कि क्या है इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब आपके पीएल हम ड्रा करेंगे तो पीएल में ऐसे ही पीएल ड्रा होगा कि आपके प्रॉफिट लॉस यहाँ पे अकाउंट हुए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अकाउंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। अभी कैश फॉरवर्ड होने से यहाँ इस साइड में आप क्या करोगे? सब एक 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 करके एक्सपेंस डाल दोगे। एक आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट, रेट टैक्सेस, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कुछ ना सारा एक्सपेंडिचर आपका हो गया। देखिए आपके कुछ ऐसे ही एक्सपेंडिचर है, अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं करूंगा तो इस एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। मगर मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, मगर मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन पे करूंगा, रेंट रेट टैक्सेस पे करूंगा, सैलरी एंड परमानेंट एम्प्लॉइज को दूंगा, वेजेस टू स्किल एम्प्लॉय को दे दूंगा। मगर स्किल एम्प्लॉय को तो छोड़ूंगा नहीं ना, इससे सोचते हैं कि हम स्किल एम्प्लॉय को रखेंगे इस पास में, तो इसलिए उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो छोड़ के चला जाएंगे। बोर्डिंग लोडिंग रेसिडेंट डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर का एक्सपेंस हो। मगर ये जो प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग जो एक्सपेंडिचर है आपका, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और भी कुछ जितने सारे एक्सपेंसेस है वो आपका नहीं आ सकता, नहीं आएगा। मगर ये जो एक्सपेंडिचर मैंने पहले बताया, वो एक्सपेंडिचर आप अगर बिजनेस चलाओगे या नहीं चलेगा, टेम्परेरी के लिए क्लोज कर रही हो, तो ये वाला एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। मगर आपके परमानेंट क्लोज कर रही हो तो कुछ एक्सपेंडिचर इसमें बंद हो टूट जाएगा, रेंट जैसे कि रेंट रेट टैक्सेस, सैलरी टू परमानेंट, स्किल, कुछ हो सकता है। और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी है जो बिजनेस बंद करने के, परमानेंटली क्लोज कर देने के बाद भी कुछ हद तक चलेगा, जब तक वो उसका रिडम्पशन नहीं हो सकता। तो ये सारे एक्सपेंडिचर को, उसके ही नाम को हम बोलते हैं, जो एक्सपेंडिचर बिजनेस को क्लोज करने, टेम्पररी क्लोज करने से भी चलता है, वो एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं कि ये वाला एक्सपेंडिचर को हमको स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस है, इससे हम ओवर नहीं सकते, इससे हम निकल नहीं सकते। अगर बिजनेस हमारा हम पर हुआ है तो इससे तो हमको रिफंड ही चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, नहीं या नहीं, बिल्कुल चाहिए। मगर ये एक्सपेंडिचर तो हो रहा है ना अगर, तो इसके लिए भी चाहिए हमको रिफंड। तो ये जो स्टैंडिंग चार्जेस से हम क्या करते हैं, जितना चार्जिंग चार्जेस हम दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी की, ये वाला इंश्योरेंस से हमारा खर्च होता है कि हमारा बिजनेस से ये खर्च करनी चाहिए वाला स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उतना इस हिसाब से आपका पॉलिसी का अमाउंट बढ़ सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर तक को हमको हाइड कर लेते हैं इंश्योरेंस लेने के टाइम पे। तो इस वाला को अगर कुछ एक्सपेंडिचर हमको
इंश्योर किए हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में मेंशन किए कि ये एक्सपेंडिचर हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको हम बोलते हैं इंश्योर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस चार्जेस। और जो एक्सपेंडिचर आपका जो स्टैंडिंग चार्जेस बच गया आपने नहीं लिया है, हम बोलते हैं उसको ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। और जो बिजनेस बंद होने से वो बंद हो जाता है, उसको तो हम नाम ही उसके पास नहीं है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि पीरियड की एक्सपेंसेस, मगर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर यहां कुछ डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं कि आपका इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, ये सब आपको मालूम आ गया कि क्या है इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, क्या आपका। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट सिंपल ही है आपका है, नेट प्रॉफिट क्या है आपका ट्रेडिंग, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट है। कहां से लाएंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोज हुआ था इमीडिएट बिफोर डैमेज, उस पीरियड का नेट प्रॉफिट को हम डाल देंगे कि नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या है कि आफ्टर द प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल स्टैंडिंग एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। अदर चार्जेस मतलब आपका ऑन स्टैंडिंग चार्जेस प्लस जो अदर चार्जेस जो जस्ट बिफोर हम से कि जो पीरियड के एक्सपेंसेस होता है, जो एक्सपेंडिचर वेरिएबल का नेचर का होता है, वो सारे के सारे हमको नेट प्रॉफिट मानते हैं कि नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट ना, वो आप जो समझ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट आप समझ रहे हैं ना, वो गलत समझ रहे हैं। ये तो एक बात आप रट लो कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम डिस्कस करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इसे। तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं कि टेम्परेरी के लिए बुलाते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो था ना लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे वो आपका था एक्चुअल जो ट्रेडिंग अकाउंट से का ग्रॉस प्रॉफिट, वो ही उसका था। मगर यहां पे जो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ये सिर्फ आपका किस पर्पज के लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पर्पज के लिए, मगर उसका नाम ही हम ग्रॉस प्रॉफिट से बुलाएंगे, मगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है वो नहीं है। ठीक है, अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे क्यों इसे फॉर्मूला डिफाइन किया गया है ग्रॉस प्रॉफिट में। आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, अगर इनकेस ऑफ प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, इससे क्यों हुआ है कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। अभी आते हैं कि पीछे जो टेबल में थे कहां पे आते कि हमको ये ग्रॉस प्रॉफिट हमको ऐसे लिख सकते कि प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स डाल देने से आपका बैलेंस शीट फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। हम ऐसे ही एक बार प्रेजेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर हम डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये हम प्रॉफिट हमको चाहिए, हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट उसके साथ ऐड करेंगे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका कि नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। मगर इसके लिए तो आपने इंश्योरेंस नहीं लिया ना, तो क्यों हम इसको वापस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, हमको क्यों वापस करेंगे। आपका ग्रॉस प्रॉफिट शॉर्ट सेल के हिसाब से वापस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, आपका नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग। मगर इसके दिल तो इंश्योरेंस नहीं किए ना, तो हम क्यों वापस करेंगे, उसे हटा देते। तो आपके लिए क्या बचा कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हो गया, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। अभी मैं बोलूंगा कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका था ट्रेडिंग अकाउंट के जो ग्रॉस प्रॉफिट था, हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां से निकाला है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, क्या वो मिल सकता है, ये सेम है आपका ट्रेडिंग नहीं सेम है। उसके अंदर अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने यहां से फेंक दिया है अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को फेंक दिया है। क्यों फेंका
क्योंकि आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं लिए थे, तो इसलिए हमने इसको फेंक दिया है। अभी अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से आ गया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आपके बिजनेस में नेट लॉस ही हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ऐसे ही आएगा कि इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस तो क्लेम करेंगे प्लस माइनस नेट लॉस करेंगे। ठीक है, अभी देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर नेट लॉस हो गया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ना यहां पे तो नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां पे नहीं आएगा। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो ग्रॉस लॉस हम क्या कहां दिखाएंगे, यहां पे दिखाएंगे टू ग्रॉस लॉस अकाउंट, ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर सॉरी गलती हो गया थोड़ा, हमको नेट लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है मगर नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर नेट लॉस हुआ है तो हम यहां पे तो नेट प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, नेट लॉस हो गया तो नेट प्रॉफिट कहां आ जाएगा, यहां पे नेट लॉस आ जाएगा कि नेट लॉस आपका हो गया ये। ठीक है, ये आपका नेट लॉस हो गया। अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालू, कैसे निकालू, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा कि आपका इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस करेंगे। मतलब यहां ये दोनों को मिला के यहां ये निकाल देने से आपका ये मिल जाएगा, मगर आप तो ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस नहीं लोगे क्योंकि वो इंश्योरेंस नहीं किए। तो इसलिए क्या बचा कि इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस। मगर ये जो लॉस हुआ है किस लिए हुआ है कि ये वाला एक्सपेंडिचर करने से, ये इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस करने से आपका लॉस हो गया। एक्चुअल तो प्रॉफिट था ना, आपका प्रॉफिट था, आपका परचेज प्राइस था, कॉस्ट था 15 रुपीज, सेल किए थे आपने 20 रुपीज, 5 रुपीज का प्रॉफिट था। मगर इसमें आपने 2 रुपीज का स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर हुए 2 रुपीज खर्चा किया, 6 रुपीज ने आपने खर्च कर दिया क्या, आपके अनइंश्योर जो स्टैंडिंग चार्जेस किए थे वो खर्च कर दिया। इसके लिए आपके 3 रुपीज का लॉस हो गया। तो पूरा का लॉस आप जो हुआ है सिर्फ 2 रुपीज एक्सपेंसेस के लिए तो नहीं हुआ है ना, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस के लिए, ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस के लिए तो हुआ है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टोटल जो नेट लॉस हुआ है वो ऑल स्टैंडिंग चार्जेस से हम जितना हमारा हिस्सा बनता है ना इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस उतना ही हम कम कर देते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो हिसाब से फॉर्मूला आपका हो गया कि जो नेट लॉस था ये ऑल स्टैंडिंग चार्जेस से हम हमारा हिस्सा से नेट लॉस जितना बजा से हमारा हिस्सा है नेट लॉस के लिए, वो हिस्सा को हम बोल देते हैं कि उसी से निकाल देते हैं इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस से। तो बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो नेट प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करनी चाहिए थी, वो भी इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिखाया। अगर हम प्रोपोर्शनेट करके नेट प्रॉफिट डाउन कर देते हैं तो हमारा क्लेम अमाउंट हमारा कम हो जाता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से तो हम तो क्लेम मिलेगा हमको, किससे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा, मतलब नेट प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिखा है, मगर यहाँ पे फिर भी रिलैक्सेशन दिखाए कि हमका नेट लॉस कम कर दिया कि जो अनइंश्योर्ड किए थे उसके वजह तो नेट लॉस हुआ है, तो उसे आप हम निकाल देते हैं, उस नेट लॉस को हम इस प्रोपोर्शनेट से निकाल देते हैं। अभी और एक देखिए कि अगर ये वाला दोनों दिया नहीं, आपका तो होगा ही नेट लॉस होगा या प्रॉफिट ही होगा, दोनों ही अल्टरनेटिव आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा इधर लॉस आएगा। मगर ऐसे होता है कि क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाले थे, ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट, अभी बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे हम अगर ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे ना यहां से, तो निकल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट
हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए निकल सकते हैं। थोड़ा मैं इक्वेशन करता हूं कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो डिफरेंट थोड़ा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि पेज इतना नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। मगर आपके हम अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को क्लेम नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस करेंगे, ये वाला हमको क्लेम करना है, मगर ये नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये फिगर हम पाएंगे कैसे, अगर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिया है तो ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट से अगर यहां से यहां लेके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे अगर अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, तो निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, तो ये हम ऐसे ही रिवर्स साइड्स में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट इन ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट पर लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए होता है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या करेंगे, अगर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अभी चलते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगी ये क्या, ये किस ग्रॉस प्रॉफिट है जी, यहाँ पे रट लो, ग्रॉस प्रॉफिट मींस ही आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए ही जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि अनइश्योर्ड के कारण ये डिफरेंस आता है। फिर वो जो ग्रॉस प्रॉफिट पर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाले ना, यहां से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट उसको डिवाइड कर देंगे टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज इमीडिएटली बिफोर द डैमेज, जो डैमेज जिस दिन हुआ है, जिस दिन फायर लगा है बिजनेस में, उस पीरियड में जो पिछले साल जो क्लोज हुआ था ना, उसका तो नेट प्रॉफिट हमको मिलेगा ना। अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे उसके लिए तो नेट प्रॉफिट हम मिल सकता है, कहीं करंट ईयर का क्लोज तो नहीं होगा ना, तो इसलिए लास्ट साल का हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि बिजनेस क्लोज हुआ है। और फिर इसके साथ करंट ईयर के नेट प्रॉफिट को हम के साथ नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर का टर्नओवर डिवाइड कर देने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट होनी चाहिए, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम तो इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए यूज करेंगे ना, तो इसके लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट में दिया होगा कि हर साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि 5% इंक्रीमेंट करता है, कि ऐसे दे देगा आपका टर्नओवर 10% इंक्रीमेंट करता है मगर ग्रॉस प्रॉफिट 2% डिक्रीजमेंट करता है हर साल, तो आप क्या करोगे, 2% डिडक्ट कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकलेगा एक्चुअल में यहाँ पे 2% डिडक्ट कर दोगे, टर्नओवर जो आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर उसमें जोड़ दोगे, 10% ऐड कर दोगे, क्योंकि टर्नओवर बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट घट रहा है। इससे कैसे होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। अभी चलते हैं एनुअल टर्नओवर। आपका एनुअल जो टर्नओवर होता है वो क्या होता है कि आपके कैलकुलेशन एवरेज क्लोज अप्लाई करने के लिए चाहिए, और एडिशनल एक्सपेंडिचर जो पार्ट बी में हम क्लेम करेंगे, पार्ट ए में जो लॉस ऑफ प्रॉफिट में दोनों चीज क्या होता है कि एक नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और एक एडिशनल एक्सपेंडिचर जो अलाउ वो करते हैं इंक्रीज एडिशनल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं, इसके लिए भी हमको एनुअल टर्नओवर चाहिए, ठीक है। अभी टर्नओवर ड्यूरिंग द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डैमेज जो बताया था एनुअल टर्नओवर, उस बिफोर का जो टर्नओवर इट शुड बी एडजस्टेड फॉर कैलकुलेटिंग द एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन के लिए और एवरेज क्लोज कैलकुलेशन के लिए हमको एनुअल टर्नओवर निकालनी चाहिए, वो भी एडजस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एनुअल टर्नओवर हम अप्लाई करेंगे करेंट डैमेज पीरियड के लिए, मगर एनुअल टर्नओवर लास्ट ठीक इमीडिएट 12 साल का हम 12 मंथ का देख रहे हैं। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर ये तो सब हम ग्राफ में दिखा दिए थे, सिर्फ डिस्कस करने की बारी है कि स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका क्या हो गया, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज व्हिच करेस्पोंडेंस विद द इंडेमनिटी पीरियड। लास्ट 12 साल का जो करेस्पोंडिंग पीरियड है इंडेमनिटी पीरियड का, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। आप जो पहले जो बताया था ना इस ग्राफ को, ये वाला एक प्रिंट ले जाओगे पूरा का पूरा समझ आ जाएगा।
कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, एनुअल टर्नओवर क्या है, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है, इंडेमनिटी पीरियड भी क्या है, सब मालूम चल जाएगा। अभी आते हैं कि आपका इंडेमनिटी पीरियड पर। ठीक, आपका इंडेमनिटी पीरियड में आते हैं। नेक्स्ट आपका इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड क्या है, आपको तो बिल्कुल मालूम हो गया होगा कि इंडेमनिटी पीरियड जो होता है, जो पीरियड बिगिनिंग विद द अकरेंस ऑफ द डैमेज एंड एंडिंग not later than 12 months thereafter during with the results of the business shall be affected in the consequence of damage। आपका तो मालूम हो गया होगा कि लास्ट का वो इंडेमनिटी पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड है, मगर ये क्या लिखा है कि 12 मंथ्स का आपका जो लिखा है कि आप 12 मंथ्स, ये क्या है, वो एक रेस्ट्रिक्शन है कि जितना भी आपका इंडेमनिटी पीरियड हो मगर 12 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो होने दो, मगर आप इंश्योरेंस के लिए सिर्फ मैक्सिमम 12 मंथ कर सकते हो। और आपका अगर बिजनेस यहाँ पे मैक्सिमम 12 मंथ्स का हो सकता है, और दैट मीन्स क्या हो गया कि आपका इंडेमनिटी पीरियड क्या हो गया कि लास्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो गया कि 12 मंथ्स आपका मैक्सिमम पीरियड ही इतना ले सकते हो, या आपका इंश्योर पीरियड। आपने 8 मंथ का डैमेज हो, आपका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, मगर आपने इंश्योरेंस के लिए सिर्फ कि 8 मंथ का क्या कि 8 मंथ का आपका इंडेमनिटी पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस लिए, तो 12 मंथ किससे मिलेगा, मिलेगा नहीं। आप अगर 15 मंथ का डैमेज पीरियड, आपका इंपैक्ट पीरियड 15 मंथ का है, तो इसी से आप ज्यादा से ज्यादा 12 मंथ तक ले सकते हो, मगर आपका इंडेमनिटी पीरियड 8 मंथ का है, आपने इंश्योरेंस किए है 5 मंथ का लिए है, तो 5 मंथ ही मिलेगा आपको, मगर आपका एक्चुअल पीरियड हो गया है 2 मंथ्स। आपके एक्चुअल में आप इंपैक्ट क्या है बिजनेस को 2 मंथ्स का, तो आप इसमें क्या हो गया कि लिस्ट ऑफ तीनों से जो सबसे कम पीरियड है, तो आप बोलोगे कि इंश्योरेंस इतना पीरियड का क्यों लेंगे, हमारा 2 महीना का अगर एक्चुअल लॉस होता है तो हम क्यों लेंगे 5 महीने का 5 महीने का इंश्योर पीरियड, नहीं लोगे, नहीं लो। मगर अगर ले चुके हो तो ये वाला फंडा आपको मालूम होनी चाहिए कि ये तीनों में जो सबसे लोएस्ट है, तो आपका इंडेमनिटी पीरियड वही पीरियड को हम बोलते हैं कि आपका इंडेमनिटी पीरियड, नहीं कि आपका डैमेज हो, जो बताया था पहले से कि जो डैमेज हो गया है, जिस पीरियड का इंपैक्ट करता है बिजनेस के ऊपर, जो पीरियड में आपका बिजनेस इंपैक्ट करता है, ये पीरियड को हम जो इंडेमनिटी पीरियड बोलते थे, अभी आप सोच लो कि वो गलत है। आपके पीरियड कितना होगा, ये पीरियड ज्यादा से ज्यादा 12 मंथ ही होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ये पीरियड 12 मंथ तक रहेगा। और इस पीरियड आपने जितना इंश्योरेंस किए है, जितने तक 5 महीने के लिए इंश्योरेंस किए है, या 8 मंथ का आपका एक्चुअल है, तो इस हिसाब से आप 5 महीने का, आपको 8 महीने का एक्चुअल लेना था 8 मंथ का, मगर 5 मंथ का आपने इंश्योर के रखे है कि आपका इंपैक्ट कर रहा है, तो 5 महीने का आपका इंडेमनिटी पीरियड हो जाएगा, एक्चुअल में हो रहा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो आप ऐसे ही देखोगे इंडेमनिटी पीरियड आपका इंश्योरेंस कितने के लिए है, आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। क्वेश्चन तो ऐसे ड्राफ्ट नहीं किए कि कंपनी के आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल है, मगर अगर ऐसे कुछ आ जाता है तो आप इंडेमनिटी पीरियड सिर्फ चॉइस करोगे कितने के लिए, आप सिर्फ चॉइस करोगे ये तीनों में जो सबसे लोएस्ट होगा, तो उसके ऊपर चॉइस करोगे। ठीक है, अभी चलते हैं, फाइनली आपका सब आ गया, अभी चलते हैं फाइनल लास्ट स्टेज के ऊपर, जो हम मिलेगा पार्ट ए में, वो देखते हैं कि कितना मिलेगा। तो आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना, आपका जो पहले आप देखिए कि एक्चुअल टर्नओवर आपका जो ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड का टर्नओवर है, वो इंडेमनिटी पीरियड का ही रेस्पेक्टिव पीरियड आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर जो करस्पॉन्डिंग पीरियड है, वो दोनों को डिफरेंस स्टैंडर्ड टर्नओवर पे जो एडजस्ट करना था वो एडजस्ट कर लिए, फिर ये दोनों का डिफरेंस का पार्सल हो गया। फिर उसके बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकाले थे कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके लिए है, जो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ इस पर्पज के लिए है लॉस ऑफ प्रॉफिट के, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट जो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का जो क्लोज हुआ था उसका टर्नओवर डिवाइड कर देने से उसके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है। वो रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, शॉर्ट सेल के साथ, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये जो लॉस प्रॉफिट क्या हो गया कि नेट आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ये आपका क्या हो गया कि नेट प्रॉफिट आपका हो गया, प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस हो गया।
बोलोगे कैसे कैसे भाई, ये इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दोनों को मिल गया हम यहाँ से। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है आपका कि टर्नओवर आपका 100 रुपीज हो तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 20% से 20% ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए हमको 100 के हिसाब से 20% आएगा। मतलब आपका 100 रुपीज सेल होने से 20 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है। 20 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो इस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट से हमको निकल के आ गया कि लॉस ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों आ गया, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अभी हम चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में एडिशनल आपका एक्सपेंडिचर। आपका एडिशनल जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता था, ये क्यों होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर? क्या पूरा का पूरा एडिशनल एक्सपेंडिचर मिल सकता है? थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कशन लेते हैं। मेरे बिजनेस में आग लगा है, बिजनेस मेरा इंपैक्ट हो गया, कुछ बहुत बड़ा है बिजनेस में स्टॉक, मगर मैं चाहता हूं कि उसे सेल कर सकता हूं, मगर कुछ के लिए कुछ मैं क्या करूं, उसके लिए कुछ में एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कुछ रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा। वो जो एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट एक्सेस होता है सिर्फ आपके टर्नओवर बढ़ने के लिए, या आप 55,000 का सेल कर सकते हो, मगर ये प्लांट मशीनरी ये थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस करने से, ये स्टॉक को रिकंडीशन करने से 55,000 से मतलब 2 लाख सेल तक बढ़ जाएगा। तो ये 2 लाख सेल बढ़ने से जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके लिए तो सेल ही किए ना, तो वो एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कि इंक्रीज एडिशनल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसे भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्या पूरा का पूरा मिल सकता है? नहीं, उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ा है। क्या कंडीशन है देखेंगे। अभी चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर कि ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ गुड्स शैल बी सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड एल्सवेयर देन द परमिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस आइदर बाय इंश्योर और बाय अदर और बाय इंश्योर बिहेव। अगर आप सेल करोगे, आपसे बिहेव पे कोई सेल करे, या इंश्योरेंस कंपनी सेल करे, या इंश्योरेंस कंपनी के बिहेव पे कुछ सेल करे, मगर इसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़े, तो ये एक्सपेंडिचर को हम भी क्लेम कर सकते। इन सच सिचुएशन एडिशनल एक्सपेंडिचर में एक्यूर फॉर सेल और सर्विसेज, पर सच ए केस द एक्सपेंडिचर भी occur, such additional expenses shall be allowed as increase in cost of working। तो वो अलाउ होनी चाहिए ना, मैं सेल करके दिखाऊं तो इसके हिसाब से आप तो शॉर्ट सेल कमा दोगे ना। अच्छा, कैसे देख कि आपका होने वाला था 55,000, आपने बिजनेस करके इसे 80,000 कर दिया ना, तो मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर 2 लाख था, अगर मैं 50,000 से होगा तो मेरा शॉर्ट सेल कितना होगा तो 2 लाख से 50,000 जाने से 1,45,000 हो गया, मगर 80,000 से आपका 1,20,000 की चला आया ना, उसके ऊपर आप ग्रॉस प्रॉफिट क्लेम करोगे। मगर अगर ये वाला एक्सपेंडिचर नहीं होता था, ये वाला टर्नओवर, आप 1,45,000 के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट क्लेम करते थे ना। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो गया, जो टर्नओवर शॉर्ट सेल, किसके वजह से? सेल ज्यादा होने के वजह। ये सेल के लिए तो मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्या पूरा का पूरा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? चलो देखते हैं अभी कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम एक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा, एक एक को हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर। जितना एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है उसके वजह से जितना सेल हुआ है, उसके ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट उसकी ही सिर्फ मिलेगा। क्यों मिलेगा? इतना तक हम देंगे। ये लिमिट सपोज आ गया आपका, ये लिमिट 50, यह आ गया आपका 55,000। अभी के लिए समझो ये आ गया आपका 55,000, आपने एक्सपेंडिचर किया सिर्फ 25,000 का, और इस एक्सपेंडिचर से एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अभी आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, अभी तक एनुअल टर्नओवर का कोई जरूरत नहीं था, मगर एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट पर एनुअल टर्नओवर।
इस प्रोपोर्शनेट से देने से, एडिशनल टर्न एक्सपेंडिचर की इस प्रोपोर्शनेट कर देने से, कि ये तो एक प्रोपोर्शनेट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस ग्रॉस डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये उसके साथ ऑन इश्यूड स्टैंडिंग चार्जेस है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आ गया आपका 20,000। तो आपको कितना मिलेगा इससे, लिस्ट जो है इसके लिस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा फाइनली 20,000 आपको मिलेगा। अपने एक्चुअली में 25,000 एक्सपेंडिचर किए हैं, मगर फिर भी आपको 20,000 मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये जो क्यों ऐसे करता है कि 55,000 के तक लिमिट रखते हैं। सपोज मान लो आपके पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ई के कंडीशन क्यों डाला है, कि मान लो आपका सेल है 55,000, ठीक है, मैंने क्या किया कि एक्सपेंडिचर 20,000 का एक्सपेंडिचर कर किया, तो इस वजह से मेरा क्या हो गया कि 80,000 सेल्स हो गया। मेरा स्टैंडर्ड सेल है, ये आपका एक्चुअल सेल है जो इंडिपेंडेंट पीरियड में हुआ है। 50,000 से सेल होने वाली थी, मैंने 20,000 एक्सपेंडिचर की, तो इसी वजह से 80,000 हो गया मेरा सेल। अभी स्टैंडर्ड सेल आपका था 2 लाख रुपीज, यहां भी 2 लाख रहेगा या स्टैंडर्ड बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, आप इतना ही होगा अगर नॉर्मल था। तो 2 लाख से 55 जाने से 2 लाख 55,000 आ गया आपका 1,45,000 सेल। आपका शॉर्ट सेल कितना आ गया? 1,45,000। यहां से शॉर्ट सेल कितना आ गया? 1,20,000। इसके ऊपर हम ग्रॉस प्रॉफिट क्लेम करेंगे, से 20% ग्रॉस प्रॉफिट आपका है, तो 1,45,000 का 20% आपका आ गया 29,000। यहां पे 1,20,000 के ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20% के हिसाब से 24,000। अगर आप ये एक्सपेंडिचर करके हमसे कितना रुपया का फायदा ले रहे हैं, हम आपसे कितना रुपया का फायदा ले रहे हैं? आप अगर ये एक्सपेंडिचर इनकम नहीं करते, 55,000 का सेल करते होते आप, तो मैं 29,000 आपको रिफंड करता था, मगर आपने सेल बढ़ा दिए, इस हिसाब से शॉर्ट सेल आपका कम हो गया। फिर शॉर्ट सेल कम होने से मेरा भी रिफंड का अमाउंट में कम कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा। तो कितना कम किया? सिर्फ 5,000 तक कम किया ना, मैं आपको बेनिफिट सिर्फ 5,000 तक ही दूंगा, क्यों 20,000 दूंगा? तो मेरा लिमिट 5,000 तक रुकेगा। आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है 20,000, मैंने सिर्फ तो आपको सेव किया है 5,000 ना, तो इसी हिसाब से 5,000 ही आपका तक रहेगा लिमिट। फिर आता है कि ये वाला क्यों होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू ग्रॉस प्रॉफिट इनटू एनुअल टर्नओवर। इसे हम देखते हैं, इसे थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, तो ताकि ज्यादा समझ में आ गया। एक्चुअल बी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही होनी चाहिए, और वो ए पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि आपको क्यों चाहिए ये वाला पॉइंट। अभी चलते हैं कि क्यों चाहिए फिर हमको ये वाला प्रोपोर्शनेट, क्या सही है या नहीं है। आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको तो मालूम है 20,000 है, मगर इसमें हम प्रोपोर्शनल लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, इसे मैं भी शॉर्ट में लिख लेता हूं कि ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। फिर इससे भी फिर हम देखते हैं कि अलग 20,000 आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट का इलाबोरेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट एनुअल टर्नओवर मींस क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। यहां पे भी आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट
प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, पहले से तो है ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ना। तो क्या हो गया कि आपने जो 20,000 एक्सपेंडिचर किए ना, वो भी कुछ इंश्योर का पार्ट होगा, कुछ ऑन इंश्योर का उसमें पार्ट होगा। आप कुछ नेचर आप अगर पूरा का पूरा इंश्योर तो नहीं किए ना, कुछ इंश्योर किए थे, कुछ ऑन इंश्योर किए थे। तो जो 20,000 एडिशनल किए है वो तो कुछ इंश्योर का, कुछ ऑन इंश्योर का पार्ट बनेगा। तो क्यों ये 20,000 में पूरा वापस करूंगा, उसका भी ऑन इंश्योर का कुछ पार्ट है। तो उसके लिए मैं क्या कर दिया कि प्रोपोर्शनेट कर दिया ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस से, मैंने उस 20,000 को प्रोपोर्शनेट आपको वापस दिया। मान लो आपका नेट टर्नओवर आपका 6 लाख है, एनुअल टर्नओवर 6 लाख है, वो उसके हिसाब से 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कितना आ जाएगा आपका 6 लाख का 20% आपका आ जाएगा 1,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, यहां पे भी आ जाएगा 1,20,000 प्लस आपने 10,000 ने ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस था। तो ऊपर कितना हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 20,000 का एक्सपेंडिचर। ये कितना आ जाएगा भाई बेटे 20 इंटू 120 डिवाइड बाय 130, आपका आ गया 18,460 रुपीज राउंडिंग। 18,460 राउंडिंग में। तो इसमें तीनों में जो लोएस्ट हुआ मैं क्लेम करूंगा। या क्या आपके हिसाब से ये सही नहीं है, ये तीनों का तीनों कंडीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप वो भी बोलोगे कि बिल्कुल सही था सर, आप जो बताए वो सही थे, बिल्कुल लेनी चाहिए ये तीनों कंडीशन। ग्रॉस प्रॉफिट हमने जितना सेव किए हैं और जितना हम खर्च किया था, अगर हमने ज्यादा सेव किए फिर भी तो आपने इतना ही तो एडिशनल एक्सपेंडिचर किए ना। अगर ये वाला 25,000 हो गया निकल के आ गया, मगर आपने तो एडिशनल एक्सपेंडिचर 20,000 ही किए ना, तो उस तक तो लिमिट होनी चाहिए। मगर आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर को में कुछ इंश्योर कुछ अनइंश्योर में किए ना, तो पूरा 20,000 में हमने उसी प्रोपोर्शनेट से निकाल दिए 18,640। तो इस हिसाब से आपको 18,640 मिलने चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं कि एवरेज क्लच के ऊपर, कि आपको तो मालूम हो गया कि टोटल लॉस क्या हो गया। आपका टोटल लॉस क्या हो गया कि जो लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस आपका इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, बोले तो हम बोल सकते हैं इसे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, जो आपका ए हो गया। फिर अलाउबल एडिशनल एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है अलाउबल एडिशनल ना, तीनों कंडीशन के साथ जो लोएस्ट है वो मिलेगा, तो पूरा का पूरा मिलेगा नहीं, जितना ही अलाउ होगा आपको उतना ही मिलेगा, इसलिए उसके साथ में जोड़ दिया अलाउबल एडिशनल एक्सपेंडिचर, जिससे पार्ट बी में मिलेगा। तो ये मिल गया आपका पार्ट ए में, पार्ट बी में मिल गया। मगर आपने सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर आपने किए रखे थे उसमें कुछ सेव कर दिए कि डैमेज हो जाने से कुछ इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में सेव हो गया आपका, मगर रेंट में डाउन कर दिए कि जो रेंट में लिया था ना बिल्डिंग, वो रेंट प्रीमिसेस का ओनर जो था वो बोला कि ठीक है आपका डैमेज हो, थोड़ा रेंट कम करो। रेंट डिसाइड हुआ था 10,000, आपका रेंट डिसाइड होता 10,000, तो बोला ठीक है आपका 8,000 रेंट दीजिए, 2,000 आपको बिजनेस नॉर्मल होने से देंगे। ये जो 2,000 रुपीज का स्टैंडर्ड सेव किए ना इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस को, अगर रेंट का शो किए थे कि स्टैंडिंग चार्जेस के हिसाब से आप इंश्योरेंस में, तो वो वाला आप हम निकाल देंगे कहां से, आपके टोटल जो लॉस हुआ से, ये दोनों टोटल लॉस हो गया, फिर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस से निकाल देने से जो सेविंग हो गया आपको आ गया टोटल लॉस। ये टोटल लॉस को हमको मिलेगा मगर एवरेज क्लच के बेसिस से। आप तो मालूम होगा कि एवरेज क्लच क्या है, आपने पॉलिसी जितने लेनी थी, जैसे कि आपको स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक में दिखा होगा कि आपको स्टॉक इतना होल्ड करते हो मगर स्टॉक कम ने लिया है, तो इसी हिसाब से आपको एवरेज हो जाएगा। मगर इस तरफ भी यहाँ पे देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये होनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट आपकी ये थी कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर इतनी होनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट आपको लेनी थी, मगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए है उससे कम।
तो उस एवरेज से हिसाब से आपको लॉस को उस प्रोपोर्शनेट हिसाब से हम लॉस क्लेम कर लेंगे। ये लॉस हम उस प्रोपोर्शनेट में क्लेम करेंगे। आपको जितना लेनी थी, आप उस प्रॉफिट से कम ग्रॉस प्रॉफिट दिखाए आपके टर्नओवर पॉलिसी में, तो इसी हिसाब से हम आपके लॉस का टोटल भी कम कर देते हैं कि इससे कम करके हम उस प्रोपोर्शनेट में दे देते हैं। तो एवरेज क्लॉज आपका हो गया। इसी हिसाब से आपका टोटल लॉस निकलेगा। अभी मैं समराइज करता हूं कि आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट टोटल कैसे निकलेगा। कि आपका लॉस है, आपका लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट, और हम बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल के लिए आप कैसे निकालोगे कि आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर से एक्चुअल टर्नओवर निकाल दोगे, फिर शॉर्ट सेल आ जाएगा, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डाल दोगे, फिर आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आपको चाहिए लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, फिर उसके साथ आपने टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल का डिवाइड करने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से निकाल दोगे लॉस। फिर जो अलाउबल आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कैसे निकालोगे, वो अभी डिस्कस किया है, उससे समझिए कि जितना एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हुआ है वो वाला लॉस आपका टोटल लॉस हो जाएगा। फिर जितना आप स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग कर दिए उसको हम डिडक्ट कर देंगे उस टोटल लॉस से, आपको मिल जाएगा नेट टोटल लॉस। उसको अगर पॉलिसी वो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से अगर पॉलिसी नहीं लिए, फिर उसे इस प्रोपोर्शनेट में हमको इंश्योर जितने लिए है उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हम डाल देंगे। अगर इंश्योरेंस ज्यादा ले गए कि प्रॉफिट आपका कम है मगर ज्यादा ले तो ठीक है, एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, लिमिट तक चला जाएगा कि रेस्ट्रिक्टेड टू पॉलिसी अमाउंट। मगर आपने कम पॉलिसी लेके लिखा है तो एवरेज क्लॉज लगेगा ही जरूर। ठीक है, इसी हिसाब से हम विदाई लेते हैं आपसे। आप अच्छे से पढ़ाई करना, और नेक्स्ट क्लास से उसके ऊपर प्रैक्टिस मैंने किया हूँ। वो जो क्लास अपलोड हुए थोड़ा रिपीटेड हो गया है ये वाला, आप एडिशनल एक्सपेंडिचर का वो थोड़ा स्किप कर दोगे, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा एक प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। आप यहाँ से उसके ऊपर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से ये लॉस ऑफ प्रॉफिट के तो पूरा आपका क्लियर हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप पढ़ाई करिए और सक्सेस जरूर लाए, और मेरे को भी आपके सक्सेस से मेरे को भी थोड़ा नहीं खुश तो मैं जरूर हूँगा, मगर आपको थोड़ा भी मेरे को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा कमेंट जरूर दे देना चाहिए और आगे शेयर करें ताकि आपके तरह और कुछ का मदद हो सके। ठीक है, अभी के लिए नहीं, आप फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर। थैंक यू।